सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सेकेंड पेपर शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशासन के सभी महत्वपूर्ण अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जितने भी क्वेश्चन सभी को आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा, क्योंकि सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान कहाँ है? राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान स्थित है इलाहाबाद में, जिसे अब हम प्रयागराज के नाम से जानते हैं। तो आप अब जहां भी आप आंसर लिखोगे इलाहाबाद नहीं लिखोगे, बल्कि क्या लिखोगे? प्रयागराज लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 2 है, राज्य हिंदी संस्थान कहाँ स्थित है? तो राज्य हिंदी संस्थान बनारस में या वाराणसी में स्थित है। ये सभी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे हुए हैं, तो आप अच्छे से इनको देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान स्थित है इलाहाबाद में, यानी कि यहाँ पर भी हम क्या लिखेंगे? प्रयागराज में। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है, मनोविज्ञान और निर्देशन विभाग कहाँ स्थित है? यह भी कहाँ स्थित है? प्रयागराज में। इलाहाबाद आप मत लिखिएगा एग्जाम में, क्या लिखेंगे आप? प्रयागराज लिखेंगे, क्योंकि इलाहाबाद का नाम चेंज करके क्या कर दिया गया है? प्रयागराज कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 है, राज्य शैक्षिक तकनीकी संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 6 है, राज्य परियोजना कार्यालय कहाँ स्थित है? तो राज्य परियोजना कार्यालय लखनऊ में स्थित है। सीमैट कहाँ पर स्थित है? तो सीमैट भी प्रयागराज में स्थित है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है, शैक्षिक भ्रमण का महत्व बताइए। भ्रमण के अभाव में शिक्षा बुनियादी अनुभवों से दूर हो जाती है। विज्ञान, इतिहास, भूगोल आदि में भ्रमण अत्यंत आवश्यक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, खेल कूद से बच्चों में किन पक्षों का विकास होता है? शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, चारित्रिक, राष्ट्रीयता, इन सभी का विकास होता है बच्चों में खेल कूद के माध्यम से। क्वेश्चन नंबर 10 है, शिक्षकों से संबंधित पंजिकाओं के नाम लिखिए। शिक्षकों की उपस्थिति का रजिस्टर सबसे मेन रजिस्टर होता है। वेतन रजिस्टर, मिड डे मील रजिस्टर, यह भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। पत्र व्यवहार भी बहुत ही महत्वपूर्ण रजिस्टर होता है। सेवा पुस्तिका यानी कि सर्विस बुक, ये सभी शिक्षकों से संबंधित पंजिकाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, वित्तीय अभिलेख कौन कौन से हैं? तो शुल्क एकत्रीकरण रजिस्टर, वेतन भुगतान रजिस्टर, रख रखाव रजिस्टर, कैश बुक, मिड डे मील रजिस्टर, ये सभी क्या है? वित्तीय अभिलेख हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, बीआरसी तथा एनपीआरसी में क्या अंतर है? तो बीआरसी ब्लॉक स्तर पर और एनपीआरसी न्याय पंचायत स्तर पर शैक्षिक गतिविधियां करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, सार्वभौमिकरण का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तो सार्वभौमिकरण से आशय 6 से 14 वर्ष तक के सभी बालकों को शिक्षा उपलब्ध कराने से है। क्वेश्चन नंबर 14 है, उत्तर प्रदेश के राज्य परियोजना कार्यालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? लखनऊ में। क्वेश्चन नंबर 15 है, प्रबंधन प्रक्रिया के अंग कौन कौन से हैं? तो नियोजन, संगठन, निर्देशन, मूल्यांकन, नियंत्रण, सामंजस्य आदि क्या है? प्रबंधन प्रक्रिया के प्रमुख अंग हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विद्यालयीय प्रबंधन के अंतर्गत कौन कौन से भौतिक संसाधन आते हैं? तो मुख्य अध्यापक का कमरा, विद्यालय कार्यालय, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, विज्ञान कक्ष, भूगोल कक्ष, शौचालय, खेल का मैदान, छात्रावास, पुस्तकालय आदि विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत आते हैं। तो याद रखिएगा आप लोग कि विद्यालय कार्यालय, विद्यालय के अध्यापक के कमरे, कक्षाएं, स्टाफ रूम, ड्राइंग रूम, भूगोल कक्ष, विज्ञान कक्ष, ये सभी क्या है? विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत भौतिक संसाधन हैं। एक बार फिर से दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो भौतिक संसाधन होते हैं, आपको स्कूल में जो भी चीजें दिखाई देती हैं, स्कूल का भवन, स्कूल का फर्नीचर, स्कूल के कमरे, पुस्तकालय, हॉस्टल, खेल का मैदान, शौचालय, जो भी चीजें आपको बनी हुई दिखाई देती हैं, वो सभी भौतिक संसाधन कहलाती हैं। और मानवीय संसाधन कौन कौन से होते हैं? मानवीय संसाधन का मतलब मानव, मानव का मतलब मनुष्य, शिक्षक, छात्र, छात्राएं, समुदाय, ये सभी क्या है? ये सब मनुष्यों से मिलकर के बनते हैं ना, तो इसीलिए इन्हें मानवीय संसाधन कहते हैं। और भौतिक संसाधन में आपने देख ही लिया क्या क्या चीजें आती हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, लर्निंग कॉर्नर से आप क्या समझते हैं? लर्निंग कॉर्नर को हिंदी में कहते हैं सीखने का कोना या सीखने का वह कोना जहां बैठकर बालक विभिन्न शैक्षिक गतिविधियां करता है।
क्वेश्चन नंबर 18 है, कक्षा 2 में पढ़ाई जाने वाली पाठ्य पुस्तकों की संख्या का नाम बताइए। तो कक्षा 2 में 2 किताबें चलती हैं, कलरव और गिनतारा, और कक्षा 1 में केवल कलरव चलती है, यानी कि कक्षा 1 में 1 किताब, कक्षा 2 में 2 किताबें। 2016 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 है, पाठ्य पुस्तकों के विकास में किन किन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता है। तो विषय सामग्री छात्रों के मानसिक स्तर के अनुकूल चित्र एवं उदाहरण आवश्यकता अनुसार होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 20 है, सामान्य विद्यालय में कम से कम कौन सी समय सारणी बनाई जाती है। तो कक्षा अनुसार और अध्यापक अनुसार। क्वेश्चन नंबर 21 है, बच्चों से प्रोजेक्ट कार्य कराने की उपयोगिता बताइए। तो बालक को आत्म प्रेरित कर कार्य हेतु प्रोत्साहित करना और बालकों में सृजनात्मकता का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 22 है, समय सारणी क्यों बनाई जाती है। तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में काम के घंटे, अवकाश के समय, विद्यालयी विषयों, शिक्षकों तथा उनके नाम, शिक्षकों के मध्य कार्य वितरण, विद्यालय परिसर में कक्षों की संख्या आदि का पता चलता है, यानी कि विद्यालय परिसर में कितने कक्षाओं की संख्या है, और इसके अलावा जो शिक्षकों के मध्य के कार्य वितरण है, और विद्यालय परिसर में किस तरीके से विद्यालय में टीचर विषयों को पढ़ाएंगे, क्लास के जो घंटे हैं वो किस घंटे में कौन सी पीरियड में टीचर कौन सी क्लास लेंगे, किस क्लास में कौन से टीचर पढ़ाएंगे, ये सभी समय सारणी से डिसाइड होता है, आप लोगों को पता है अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 23 है, पर्यवेक्षण का अर्थ बताइए। पर्यवेक्षण शब्द को अंग्रेजी में सुपरविजन कहा जाता है, जिसका अर्थ है उच्च दृष्टि, यानी कि जो विद्यमान विकास को गति प्रदान कर सके, उसके कार्यक्रम विद्यालय की अपेक्षाओं के अनुरूप होने चाहिए, जिससे विद्यालय संगठन के समस्त घटकों का समुचित विकास हो सके। पर्यवेक्षक का कार्य उन विद्यालयों को मार्गदर्शन करना है और विद्यालयी समस्याओं के समाधान में सहायता प्रदान करना भी है, जिसके पर्यवेक्षण की उन पर जिम्मेदारी होती है। क्वेश्चन नंबर 24 है, समेकित शिक्षा किसे कहते हैं। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था जिसके तहत निःशुल्क बाल बालिकाओं की शिक्षा सामान्य बच्चों की भांति पूर्ण की जाए, उसे समेकित शिक्षा कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, डायट मेंटर कौन होते हैं। दोस्तों, डायट मेंटर कौन होते हैं और इनके कार्य क्या होते हैं। तो कक्षा कक्ष में स्वयं पढ़ाकर सीधे सहायक और मार्गदर्शक बनकर शिक्षण संबंधी कठिनाइयों का निस्तारण करते हैं। कौन? डायट मेंटर। इसके बाद देखिए, विद्यालय भ्रमण द्वारा अनुभूत कठिनाइयों का संकलन तथा उनका विश्लेषण करते हैं, तत्पश्चात इसके समाधान के लिए वो उपाय करते हैं। खेल गतिविधियों तथा शिक्षण सामग्री के प्रयोग को सुनिश्चित करते हैं। स्थानीय परिवेश में उपलब्ध सामग्री तथा अपने किट की सामग्री का उपयोग करते हुए आदर्श पाठ प्रस्तुत करते हैं। समुदाय को विद्यालय के प्रति आकर्षित करते हैं और बालिका शिक्षा के लिए समुदाय में चेतना जगाते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 26 है, एनपीआरसी के 3 प्रमुख कार्य बताइए। तो एनपीआरसी के प्रमुख कार्य हैं, न्याय पंचायत के सभी स्कूलों में कम से कम 2 बार प्रभावी अध्यापक द्वारा पर्यवेक्षण व निरीक्षण का कार्य किया जाएगा, और यह केंद्र पंचायत स्तर पर शैक्षिक एवं शिक्षणेतर कार्य अनुभवों गतिविधियों का केंद्र होगा। यह शिक्षकों के लिए कार्यशालाओं तथा गोष्ठियों का आयोजन स्थल होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, खेल कूद के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। तो खेल कूद के प्रमुख सिद्धांतों में आप देखिए, प्रत्येक छात्र को खेल कूद का अवसर देना चाहिए, खेल कूद पर कुछ ही छात्रों का एकाधिकार न होने देना, प्रत्येक खेल के नियमों का पालन करना, कक्षावार छात्रों की प्रतियोगिता का आयोजन करना, खेल कूद के आयोजन में मौसम का ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 28 है, लोच का सिद्धांत क्या है। प्रबंधन एक साधन है, न कि साध्य। इस साध्य के ऊपर अधिकार नहीं करना चाहिए। पाठ्यक्रम, अध्ययन विधि, समय सारणी वास्तव में विद्यालय प्रबंधन का प्रत्येक पक्ष इस साध्य के लिए लगा है, अतः उचित है कि प्रबंधन या प्रबंध को लचीला रखा जाए। यही लोच का सिद्धांत है। यहाँ पर कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रबंधन हो वो बहुत अधिक कठिन ना हो। कठिन का मतलब है कि जो विद्यालय का प्रबंधन हो वो बहुत ही आसान हो, जो उसमें अनुशासन रखा जाए वो बहुत ही आसान हो, जिसको सभी लोग अच्छे से जिसका पालन कर सके, ठीक है, और जिसके लिए सभी लोग सहमत हो। तो इस तरीके से विद्यालय का प्रबंधन होना चाहिए, समय सारणी होनी चाहिए, पाठ्यक्रम होना चाहिए, अध्ययन की विधियां होनी चाहिए, जिससे किसी भी टीचर को किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, बच्चे को भी किसी प्रकार की समस्या ना हो, इसको ध्यान में रखा जाए। यही क्या है, लोच का सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 29 है, प्रबंधन से आपका क्या आशय है अथवा
कुशल प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? तो किसी कार्य को संबंधित व्यक्तियों के द्वारा पारस्परिक सहयोग से कुशलता पूर्वक संपन्न कराने की प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं? हम कुशल प्रबंधन कहते हैं। यानी कि किसी दूसरे व्यक्तियों के द्वारा आप किसी काम को कितने अच्छे से करा सकते हैं, यही होता है कुशल प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 30 है, कक्षा शिक्षण हेतु अति आवश्यक सामग्रियों का उल्लेख करिए। तो बालक के अधिगम हेतु फर्नीचर उपकरणों की भूमिका के अतिरिक्त अन्य सामग्रियों का भी विशेष महत्व होता है, जो कि इस प्रकार है: श्यामपट्ट, चार्ट, मॉडल, मानचित्र तथा आकृतियां, ग्राफ, विज्ञान शिक्षण सामग्री आदि। क्वेश्चन नंबर 31 है, मानवीय प्रबंधन के प्रमुख घटक कौन से हैं? तो मानवीय प्रबंधन में मैंने अभी आपको बताया कि मानवीय प्रबंधन में मानव यानी कि मनुष्य आते हैं। तो मनुष्य कौन है? शिक्षक है, छात्र है, समुदाय है, जिसके अंतर्गत ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ, छात्र शिक्षक संघ आते हैं। इसके अलावा प्रधानाध्यापक भी आते हैं। ये सभी क्या है? मानवीय संसाधन है। और आप देखिए लगातार 2 सालों में क्वेश्चन पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 32 है, प्रभावी शिक्षक के गुण बताइए। तो प्रभावी शिक्षक के क्या गुण होते हैं? पहला है, एक सफल शिक्षक छात्र प्रेमी होता है तथा वह छात्रों के विकास में रुचि लेकर उनकी कठिनाइयों को दूर करने में तत्पर रहता है। शिक्षक का व्यक्तित्व प्रभावशाली होना चाहिए। वह शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 33 है, अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कहाँ-कहाँ किया जाता है? तो चलिए हम देखते हैं। अध्यापक अनुदान राशि का उपयोग विद्यालय कल्याण समिति अथवा विद्यालय प्रबंध समिति के द्वारा किया जाता है। इसका उपयोग निम्नलिखित कार्यों हेतु किया जाता है: बच्चों के बैठने के लिए फर्नीचर खरीदने में, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत हेतु, आवश्यक स्टेशनरी क्रय करने में, पुस्तकालय हेतु किताबें, समाचार पत्र, ब्लैक बोर्ड, चौक, डस्टर, जिला प्रदेश, देश के नक्शे, ग्लोब तथा दीवार घड़ी खरीदने हेतु। इसके अलावा देखिए, विद्यालय की सफाई हेतु आवश्यक सामग्री जैसे कि कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक आदि खरीदने हेतु, विद्यालय सौंदर्यीकरण करने के लिए, गमले तथा फूलों की व्यवस्था करने के लिए, प्रधानाध्यापक कक्ष को सुसज्जित करने के लिए। तो इन सभी जगहों पर हम उपयोग कर सकते हैं। किस तरीके से हम कैसे विद्यालय को सुंदर बना सकते हैं? पुस्तकालय में किताबें ला सकते हैं, विद्यालय के उपकरणों की मरम्मत करवा सकते हैं, मान लीजिए फर्नीचर कहीं टूट गया उसको सही करवा सकते हैं। इसके अलावा स्कूल के लिए दीवार घड़ी, इसके अलावा दोस्तों देश के प्रदेश के नक्शे, ग्लोब, चाक, डस्टर, ये सभी चीजें, कूड़ादान, झाड़ू, कीटनाशक, जिससे कि स्कूल देखने में बहुत ही सुंदर लगे। तो इन सभी जगहों पर हम अध्यापक अनुदान धनराशि का उपयोग कर सकते हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 34 है, शिक्षण अधिगम सामग्री की क्या भूमिका होती है? तो शिक्षण अधिगम सामग्री के द्वारा शिक्षण अधिगम की गुणवत्ता का विकास किया जाता है। शिक्षण अधिगम सामग्री के अंतर्गत अधिगम को स्थायित्व प्रदान किया जाता है, क्योंकि अच्छी शिक्षण सामग्री के उपयोग से प्राप्त ज्ञान अस्थायी होता है। क्वेश्चन नंबर 35 है, पाठ्य पुस्तकों की क्या विशेषता होनी चाहिए? तो पाठ्य पुस्तकों की विशेषताओं में देखिए, चित्र रंगीन तथा आकर्षक होने चाहिए, पाठ्य वस्तु सुस्पष्ट बोलचाल की भाषा में हो, इसके बाद बच्चों को अपने आप सीखने के अवसर हो, चौथा है बच्चों को अपने सीखे ज्ञान का स्व मूल्यांकन करने का अवसर दिया जाए, पाठ्य पुस्तकों से बच्चों को जिज्ञासु बनाया जा सके, और छठवां है पाठ्य वस्तु बच्चों के स्तर के अनुकूल हो। ये सभी एक पाठ्य पुस्तक की विशेषताएं हैं कि इस तरीके से पाठ्य पुस्तक हो, उसमें रंगीन चित्र बने हो, देखने में आकर्षक हो, और जो उसमें भाषा लिखी हो वो स्पष्ट रूप से बोलचाल की भाषाओं में भी वो शब्द यूज होते हों। ऐसी पाठ्य पुस्तक हो जो बच्चों को सीखने का अवसर दे, बच्चे अपने खुद का मूल्यांकन भी कर सके, अपना खुद का भी, इसके अलावा बच्चों को जिज्ञासु बनाए, ऐसी पाठ्य पुस्तकें होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36 है, अध्यापक डायरी से क्या अभिप्राय है? तो अध्यापक की दैनंदिनी के लिए उसके लिए एक मानचित्र के समान होती है। अध्यापक की दैनंदिनी उसके लिए क्या होती है? एक मानचित्र के समान होती है। यह उसके कार्यों की रूपरेखा प्रदर्शित करती है। इसमें अध्यापक की वार्षिक तथा दैनिक क्रियाओं का वर्णन, शिक्षण विधियां, गृह कार्य आदि का विवरण दिया होता है। तो जो अध्यापक की दैनंदिनी होती है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है उसके लिए, क्योंकि वो जब बच्चों को जो चीजें पढ़ाते हैं, इसके अलावा जो बच्चों को होमवर्क देना होता है, किस शिक्षण विधियों का प्रयोग करके वो बच्चों में पढ़ाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, इन सभी बातों का उल्लेख होता है अध्यापक डायरी में। क्वेश्चन नंबर 37 है, संस्थागत नियोजन को परिभाषित कीजिए, अथवा संस्थागत नियोजन से आप क्या समझते हैं या संस्थागत नियोजन से आपका क्या आशय है?
तो चलिए हम देखते हैं, लगातार 2 सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो किसी शिक्षण संस्था द्वारा स्वानुभूत आवश्यकताओं तथा प्राप्त साधनों तथा उन साधनों जिनके प्राप्त होने की संभावना होने के आधार पर अपने विकास के लिए बनाया गया कार्यक्रम उस संस्था की योजना कहलाता है। इस योजना की अवधि लंबी भी हो सकती है और छोटी भी हो सकती है, यानी कि जो भी छोटी मोटी समस्याएं आती हैं स्कूलों में या संस्था को के नियोजन में, हम किस तरीके से उनको योजना बना करके, एक सुव्यवस्थित योजना बना करके इन समस्याओं से निदान पाते हैं, इन समस्याओं का सामना करते हैं और इनसे जीत भी हासिल करते हैं। तो यही होता है संस्थागत नियोजन, यानी कि इसे हम कह सकते हैं एक तरीके से प्लानिंग। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 है, समय सारणी के किन्हीं 2 सिद्धांतों के नाम लिखिए। तो देखिए, स्तर के अनुसार समय सारणी का निर्माण करना और छात्रों के स्थानीय आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखना। क्वेश्चन नंबर 39 है, शाला कैलेंडर से क्या अभिप्राय है। तो शाला कैलेंडर विद्यालय की संपूर्ण वर्ष की मुख्य गतिविधियों एवं क्रियाओं का एक रेखा चित्र होता है। यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है, जिसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक एवं वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, अच्छे वाचनालय की 2 विशेषताएं लिखिए। तो शानदार भवन तथा साज सज्जा और प्रशिक्षित पुस्तकालय अध्यक्ष। क्वेश्चन नंबर 41 है, शिक्षक संदर्शिका के कोई 2 लाभ लिखिए। तो यह शिक्षकों का मार्गदर्शन करती है और इसके अध्ययन से शिक्षण अधिगम को प्रभावी बनाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 42 है, प्रबंधन के प्रमुख घटकों का नामोल्लेख कीजिए। तो पहला है विकास का लक्ष्य, दूसरा है नियोजन के कार्यक्रम, तीसरा है कार्यक्रमों की व्यवस्था करना और चौथा है प्रबंधन के कार्यों का आकलन। क्वेश्चन नंबर 43 है, पाठ्य सहगामी क्रियाकलापों के 4 उद्देश्य लिखिए। तो पाठ्य सहगामी क्रियाओं का मतलब होता है दोस्तों कि बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेल कूद का अवसर दिया जाए, वाद विवाद प्रतियोगिताएं, भाषण प्रतियोगिता कराई जाए, इसके अलावा ड्राइंग कंपटीशन करवाया जाए। बच्चों का चहुमुखी विकास करना ही क्या होता है, पाठ्य सहगामी क्रियाओं में शामिल होता है। तो इसका मतलब यही है कि बच्चे केवल अपना करिकुलम यानी कि खाली वही चीजें ना पढ़ें। कहने का मतलब खाली बस किताबों का ज्ञान लेकर के बच्चे ना रहें, बच्चे खेल कूद में भी पार्टिसिपेट करें। बच्चे किसी प्रकार का कोई ग्रुप वर्क हो रहा है कहीं पर तो ग्रुप वर्क को भी करें। इसके अलावा बच्चे हर प्रकार की प्रतियोगिताओं में भाग लें, तभी उनका क्या होगा, सर्वांगीण विकास होगा। तो देखिए उद्देश्य क्या है, छात्रों की मूल प्रवृत्तियों का शोधन एवं परिमार्जन करना। दूसरा है छात्रों को संपूर्ण सत्र व्यस्त रखना। इसके बाद छात्रों में नागरिक गुणों का विकास करना और चौथा है छात्रों में सामाजिक भावना का विकास करना। क्वेश्चन नंबर 44 है, डाइट के किन्हीं 2 विभागों का नाम उल्लेख करिए। तो देखिए सेवा पूर्व शिक्षक प्रशिक्षण विभाग और दूसरा है कार्य अनुभव विभाग। क्वेश्चन नंबर 45 है, सफल नेतृत्वकर्ता के 2 प्रमुख गुण लिखिए। तो कार्य का विभाजन शिक्षकों की योग्यता एवं रुचि के अनुरूप करना और दूसरा है कार्य निर्धारण में निष्पक्ष व्यवहार करना। क्वेश्चन नंबर 46 है, विद्यालय परिसर में पर्यावरण संरक्षण हेतु आप क्या कर सकते हैं। तो विद्यालय परिसर में हम छात्रों द्वारा विशेष दिवसों पर स्वच्छता अभियान चला सकते हैं और वृक्षारोपण तथा पर्यावरण जन जागरूकता के प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। इसके बाद है 47, प्रार्थना स्थल पर बच्चों के व्यक्तित्व विकास हेतु आयोजित की जाने वाली 2 क्रियाओं का नामोल्लेख करिए या 2 क्रियाओं को बताइए। तो छात्रों के द्वारा प्रतिदिन न्यूज दी जाए, प्रतिदिन की न्यूज दी जाए छात्रों के माध्यम से, रोज के न्यूज़पेपर में जो चीजें लिखी हों बच्चे उसको नोट करके लाएं और उसको बोलें। इसके बाद दूसरा है छात्रों द्वारा प्रतिदिन एक उत्तम विचार प्रस्तुत किया जाए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 48 है, किन्हीं 2 शिक्षण उपकरणों एवं शिक्षण में उनकी महत्ता का नामोल्लेख करिए या महत्ता का उल्लेख कीजिए। तो श्यामपट्ट वह शिक्षण उपकरण है जिसकी सहायता से कक्षा कक्ष को जीवंत किया जाता है। यह उपकरण शिक्षा में अति प्राचीन काल से अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। इसीलिए आप लोगों को पता है कि 1987 में ब्लैक बोर्ड योजना चलाई गई थी। आप सभी को पता है, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ब्लैक बोर्ड योजना, उसको नाम क्यों दिया गया था, क्योंकि ब्लैक बोर्ड एक ऐसा साधन है कि अगर कोई खाली कमरा है, अगर उसमें हमने एक ब्लैक बोर्ड लगा दिया तो वो कमरा नहीं रह गया, वो कमरा अब क्लास बन गया।
तो इसलिए हम ब्लैक बोर्ड को एक मुख्य साधन मानते हैं शिक्षण का। इसके बाद कंप्यूटर या लैपटॉप, आज के समय में तो आपको भी पता है इसकी कितनी उपयोगिता हो चुकी है। आज कंप्यूटर लैपटॉप एक अत्यंत आधुनिक शिक्षण उपकरण बन गया है, जो नई तकनीकी से शिक्षा देने का सबसे सशक्त माध्यम बन गया है। क्वेश्चन नंबर 49 है, विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला का क्या महत्व है? तो विज्ञान शिक्षण बिना प्रयोगशाला के संभव ही नहीं है। वैज्ञानिक तथ्यों की जांच करके ही तथ्यों के सत्य को हम जान सकते हैं या जाना जाता है। अतः विज्ञान शिक्षण में प्रयोगशाला अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 50 है, प्राथमिक स्तरीय 2 पाठ्यपुस्तकों के नाम लिखिए। तो प्राथमिक स्तर में दोस्तों देखिए, ये यहाँ पर देखिए कलरव की बुक लगती है, रेनबो की बुक लगती है, लेकिन मैंने आपको बताया कक्षा 1 में 1 किताब कलरव, कक्षा 2 में 2 किताब कलरव और गिनतारा, इस तरीके से याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 51 है, मीना मंच के कोई 2 उद्देश्य लिखिए। तो बालिकाओं को शिक्षा के प्रति जागरूक करना और बालिकाओं में शिक्षा के प्रति ललक और चेतना का विकास करना, ये मीना मंच के उद्देश्य हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, समय सारणी के 2 प्रमुख लाभ लिखिए या समय सारणी का महत्व बताइए। तो समय सारणी के द्वारा स्कूल में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाते हैं इसका ज्ञान हो जाता है, और विद्यालय में कितने अध्यापक तथा कौन अध्यापक किस विषय को पढ़ाता है इसका भी ज्ञान हो जाता है टाइम टेबल से। क्वेश्चन नंबर 53 है, किन्हीं 2 विद्यालय अभिलेखों के नाम और उनका उपयोग बताइए। तो लॉग बुक और स्कूल कैलेंडर। तो लॉग बुक में आप देखिए इसके द्वारा विद्यालय विकास के क्रम का ज्ञान होता है। यह एक प्रकार की विद्यालय डायरी है जिसमें तथ्यों का विवरण दिया जाता है, जैसे विद्यालय की विशेष घटनाएं, नवीन पाठ्यपुस्तकों, यंत्रों, कोर्स आदि की प्रस्तावना, विद्यालय के कार्य के घंटे, विद्यालय में निरीक्षण हेतु आए अधिकारियों के हस्ताक्षर आदि। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, यहाँ पर देखिए पॉइंट नंबर 2 है कैलेंडर, या जो दूसरा उपकरण है वो क्या है, दूसरा विद्यालय अभिलेख, वो है स्कूल कैलेंडर। तो यह विद्यालय सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व ही तैयार कर लिया जाता है। इसमें विद्यालयी अवकाश, मासिक, सत्रीय, अर्धवार्षिक तथा वार्षिक परीक्षाओं की तिथियां, प्रवेश तिथि, विद्यालय चुनाव, विद्यालय वार्षिक समारोह, अभिभावक सम्मेलन आदि की संभावित तिथियां निश्चित कर दी गई हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 54 है, बाल सरकार का गठन विद्यालय में क्यों किया जाता है? तो बाल सरकार का गठन विद्यालयों में छात्रों को सामाजिक जीवन का परिचय देने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 है, एनसीईआरटी के कोई 2 कार्य लिखिए। तो स्कूल शिक्षा के विभिन्न स्तरों का स्वरूप एवं उनके स्तर मान को निर्धारित करना, स्कूली शिक्षा के विभिन्न स्तरों के लिए पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करना। क्वेश्चन नंबर 56 है, सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य क्या है, या सूचना का अधिकार अधिनियम का क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों सूचना का अधिकार अधिनियम का उद्देश्य नागरिकों को यह अधिकार देना है कि वह किसी भी सार्वजनिक प्राधिकरण के अधिकारी से किसी भी सूचना को प्राप्त कर सकें, जिससे प्रशासन में पारदर्शिता और जिम्मेदारी को बढ़ावा मिले, भ्रष्टाचार पर रोक लग सके और सरकार और उसके सभी विभाग नागरिकों के प्रति जवाबदेह हों। क्वेश्चन नंबर 57 है, पर्यवेक्षण का क्या उद्देश्य है अथवा पर्यवेक्षण के उद्देश्य बताइए। 2018 में भी पूछा गया, 2019 में भी पूछा गया है। दोस्तों देखिए, शिक्षकों, छात्रों तथा कर्मचारियों की समस्याओं से परिचित होना तथा उनका समाधान करना। दूसरा है विद्यालय के प्रशासनिक ढांचे में उत्पन्न हुए दोषों का उन्मूलन करना, यही कार्य होता है पर्यवेक्षण का। क्वेश्चन नंबर 58 है, शिक्षण में उपयोगी किन्हीं 2 शिक्षण अधिगम सामग्रियों के नाम व उनके उपयोग लिखिए। तो चार्ट और मॉडल पेपर। चार्ट का प्रयोग आप लोगों को पता है कि बच्चे इससे बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत सारी चीजें वो बनाते हैं और शिक्षक भी इसमें उनकी मदद करते हैं। और मॉडल भी प्रभावी शिक्षण अधिगम की सामग्री है, जहां हम जा नहीं पाते हैं उन स्थलों तथा वस्तुओं का मॉडल शिक्षण को जीवंत कर देता है। क्वेश्चन नंबर 59 है, राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान यानी कि NIOS की स्थापना क्यों की गई थी? तो मुक्त अध्ययन प्रणाली तथा दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से समाज के लाभ से वंचित वर्गों को विद्यालयी शिक्षा के अवसर प्रदान करने के लिए ही राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान खोला गया था। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 60 है, PTA यानी कि अभिभावक शिक्षक संघ एवं MTA यानी कि मातृ शिक्षक संघ, यहाँ पर दोस्तों बताया गया है पेरेंट टीचर एसोसिएशन एंड मदर टीचर एसोसिएशन की बैठक कब सुनिश्चित की गई है? तो प्रत्येक माह के किसी शनिवार या रविवार को। क्वेश्चन नंबर 61 है, PTA तथा MTA के 2 सदस्यों का वर्गीकरण कीजिए। तो अध्यक्ष अभिभावकों में से ही कोई होता है और उपाध्यक्ष प्रधानाध्यापक या प्रधानाध्यापिका और मंत्री शिक्षक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 है,
विद्यालय श्रेणीकरण क्या है? तो जिस प्रकार बच्चों के शैक्षिक मूल्यांकन के बाद उन्हें श्रेणी प्रदान की जाती है, उसी प्रकार विद्यालयों में बच्चों की शैक्षिक संप्राप्ति स्तर के मापन के आधार पर विद्यालय श्रेणीकरण की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 63 है, विद्यालय श्रेणीकरण की आवश्यकता एवं महत्व बताइए। तो शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाने, विद्यालय में बच्चों का नामांकन तथा ठहराव बढ़ाने के लिए अनेक उपाय किए जाते हैं। विद्यालय अपनी गुणवत्ता में लगातार संवर्धन करे, इसके लिए विद्यालय से संबंधित सभी क्षेत्र एवं कार्य का अनुश्रवण कर श्रेणीकरण करने की व्यवस्था की गई है। क्वेश्चन नंबर 64 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की स्थापना कब की गई? तो एनसीटी की स्थापना कब की गई? आप सभी लोगों को पता है, नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन 1995 में की गई। क्वेश्चन नंबर 65 है, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? एनसीटी में कुल सदस्यों की संख्या 41 होती है। क्वेश्चन नंबर 66 है, स्कूल चलो अभियान किस वर्ष उत्तर प्रदेश में लागू किया गया? तो यूपी में 2004 में लागू किया गया था। क्वेश्चन नंबर 67 है, सर्व शिक्षा अभियान का गठन किस वर्ष हुआ? तो किस वर्ष हुआ? 2001 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 68 है, एससीईआरटी के किन्हीं 4 इकाइयों के नाम बताइए। तो राज्य शिक्षा संस्थान, राज्य विज्ञान शिक्षा संस्थान, राज्य हिंदी संस्थान और राज्य आंग्ल भाषा शिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 69 है, किन्हीं 5 विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। तो अध्यापक उपस्थिति पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, पत्र व्यवहार पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और ग्राम शिक्षा समिति बैठक पंजिका। क्वेश्चन नंबर 70 है, छात्रों से संबंधित विद्यालय अभिलेखों का नाम बताइए। तो एमडीएम पंजिका, छात्र उपस्थिति पंजिका, यूनिफॉर्म वितरण पंजिका, छात्रवृत्ति वितरण पंजिका और निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका। क्वेश्चन नंबर 71 है, विद्यालय प्रबंधन से संबंधित किन्हीं 3 समितियों के नाम बताइए। तो ग्राम शिक्षा समिति, शिक्षक अभिभावक संघ यानी कि पेरेंट टीचर एसोसिएशन और मातृ शिक्षक संघ यानी कि मदर टीचर एसोसिएशन। क्वेश्चन नंबर 72 है, विद्यालय विकास अनुदान के लिए कितनी धनराशि वार्षिक देय है? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 5,000 रुपए वार्षिक और उच्च प्राथमिक यानी कि कक्षा 6 से 8 तक के लिए 7,000 रुपए वार्षिक देय है। क्वेश्चन नंबर 73 है, विद्यालय रख रखाव के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 7,500 रुपए। क्वेश्चन नंबर 74 है, निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए कितनी धनराशि देय है? तो 400 प्रति छात्र प्रति वर्ष और निःशुल्क यूनिफॉर्म के लिए प्रत्येक बच्चे को 1 जोड़ी गणवेश दिया जाता है। दोस्तों इसके बाद क्वेश्चन नंबर 75 हम देखेंगे, टीएलएम के लिए प्रत्येक विद्यालय के प्रत्येक शिक्षक शिक्षिका को कितनी धनराशि दी जाती है? तो 500 रुपए दी जाती है टीएलएम के लिए। और दोस्तों निःशुल्क यूनिफॉर्म की बात अगर मैं करूं तो कम से कम 2 जोड़ी यूनिफॉर्म अब मिलने लगा है। दोस्तों ये जो आपकी किताब में इंफॉर्मेशन है, यहाँ पर 1 जोड़ी की बात की गई है, लेकिन अब 2 जोड़ी ड्रेस मिलती है बच्चों को, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 76 है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा पिछड़े वर्ग के बच्चों के छात्रवृत्ति के रूप में कितनी धनराशि दी जाती है? तो कक्षा 1 से 5 तक 300 रुपए वार्षिक और कक्षा 6 से 8 तक अब 480 रुपए वार्षिक देय है। क्वेश्चन नंबर 77 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो कितने होते हैं? 15 सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 78 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल कितने अभिभावक सदस्य होते हैं? तो विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 11 अभिभावक सदस्य होते हैं। क्वेश्चन नंबर 79 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं, जिनमें से 11 अभिभावक सदस्य हैं। शेष सदस्य कौन है? तो शेष सदस्य हैं, शेष 4 सदस्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक, प्रधानाध्यापिका, लेखपाल, मिडवाइफ या एएनएम, इसके अलावा प्रधान द्वारा नामित सदस्य। क्वेश्चन नंबर 80 है, विद्यालय प्रबंध समिति में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी चाहिए? तो 50%। क्वेश्चन नंबर 81 है, विद्यालय प्रबंध समिति में अभिभावक सदस्यों का आरक्षण बताइए। तो विद्यालय प्रबंध समिति में 50% महिलाएं होती हैं। एक सदस्य अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा कमजोर वर्ग के बालक के माता पिता अभिभावक सदस्य होंगे। क्वेश्चन नंबर 82 है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ये 2 वर्ष का होता है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 83 है, आरटीई अधिनियम कब बना है? तो आरटीई अधिनियम 2009 में बना है। क्वेश्चन नंबर 84 है, आरटीई 2009 निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम उत्तर प्रदेश में कब से लागू हुआ है? तो जुलाई 2011 से।
क्वेश्चन नंबर 85 है, भारत में आरटीई कब से लागू है? तो 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो जुलाई 2011 से है। क्वेश्चन नंबर 86 है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कितने कार्य दिवस निर्धारित किए गए हैं? तो प्राथमिक विद्यालय के लिए 200 कार्य दिवस और उच्च प्राथमिक विद्यालय के लिए 220 कार्य दिवस। क्वेश्चन नंबर 87 है, आरटीई 2009 के अनुसार एक शैक्षिक सत्र में कुल कितने घंटे शिक्षकों को पढ़ाई सुनिश्चित करना होता है? तो प्राथमिक विद्यालय हेतु 800 घंटे और उच्च प्राथमिक विद्यालय हेतु 1000 घंटे। क्वेश्चन नंबर 88 है, विद्यालय प्रबंध समिति का कार्य दायित्व बताइए। तो आरटीई 2009 के अधिकार कानून को आसपास के लोगों को बताना, 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों के नामांकन एवं उपस्थिति सुनिश्चित कराना, सभी अध्यापक और छात्र विद्यालय में समय पर नियमित रूप से आए यह सुनिश्चित करना। इसके अलावा उपस्थिति और सीखने की प्रगति के बारे में शिक्षक एवं छात्रों को बताना, 3 साल के लिए विद्यालय विकास की योजना बनाना, विकलांग बच्चों का नामांकन कराना, ड्रॉप आउट बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ऐसे बच्चे जिन्होंने विद्यालय छोड़ दिया है उन्हें फिर से विद्यालय की मुख्य धारा से जोड़ना और विद्यालय में निर्माण संबंधी रख रखाव संबंधी कार्यों तथा यूनिफॉर्म वितरण का संपादन करना। क्वेश्चन नंबर 89 है, प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन के सिद्धांत कौन कौन से हैं, नाम बताइए। प्रजातांत्रिक प्रबंध, आंकड़ों का वैज्ञानिक संग्रहण, लक्ष्य निर्धारण तथा योजना और आवधिक निरीक्षण। क्वेश्चन नंबर 90 है, प्रजातांत्रिक प्रबंध से आप क्या समझते हैं? तो प्रजातांत्रिक प्रबंध प्रभावपूर्ण विद्यालय प्रबंधन का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत है। प्रजातांत्रिक प्रबंधन के अंतर्गत विद्यालय से संबंधित सभी मानवीय संसाधनों को कुशलतापूर्वक उनके कार्य दायित्व को बताते हुए विद्यालय के संचालन को सुनिश्चित करना आता है और विद्यालय के प्रधानाध्यापक को चाहिए कि वे अभिभावकों को विद्यालय से जोड़े रखें तथा समय समय पर पीटीए और एमटीए की मीटिंग करते रहें, जिससे विद्यालय का संचालन कुशलतापूर्वक होता रहे। क्वेश्चन नंबर 91 है, विद्यालय विकास योजना क्या है, समझाइए। विद्यालय प्रबंध समिति द्वारा अपने विद्यालय के सर्वांगीण विकास के लिए 3 वर्षों के लिए जो योजना बनाई जाती है उसे हम विद्यालय विकास योजना कहते हैं। विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक सदस्य। प्रबंधन क्या है? क्वेश्चन नंबर 93 है, तो प्रबंधन आप सभी को पता है क्या है। प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा लोगों से कार्य लिया जाता है, यानी कि कार्य लेने का मतलब है कि आप जिस भी प्रबंधन में हो आप किस तरीके से अपने जितने भी लोग आपके प्रबंधन से जुड़े हुए हैं किस तरीके से आप उनसे कुशलतापूर्वक कार्य करवा पाते हैं, यही होता है कुशल प्रबंधन। तो प्रबंधन का मतलब है कि विभिन्न लोगों के सहयोग से प्राप्त संसाधनों की मदद से नियमों का पालन करते हुए लक्ष्य प्राप्त करने की प्रक्रिया ही क्या है? प्रबंधन है। अथवा प्रबंधन वह प्रक्रिया है जो व्यवस्थापक द्वारा संपादित की जाती है। यह किसी भी कार्य के संपादन का प्रथम तथा महत्वपूर्ण चरण होता है। क्वेश्चन नंबर 94 है, विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत कितने संसाधनों का समन्वय होता है? तो विद्यालय प्रबंधन के अंतर्गत 3 संसाधनों का समन्वय होता है, भौतिक संसाधन, मानवीय संसाधन और वित्तीय संसाधन। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा दोस्तों आप लोग। क्वेश्चन नंबर 95 है, प्राथमिक विद्यालय में टीएलएम हेतु कितनी धनराशि अध्यापकों को दी जाती है? तो 500 रुपए दी जाती है वार्षिक। क्वेश्चन नंबर 96 है, विद्यालय प्रबंधन से आप क्या समझते हैं अथवा विद्यालय प्रबंधन क्या है? तो विद्यालय प्रबंधन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सीमित समय में कम खर्चे में तथा सीमित संसाधनों द्वारा अधिकतम निर्धारित उद्देश्यों की प्राप्ति होती है। क्वेश्चन नंबर 97 है, मानवीय प्रबंधन क्या है? तो मानवीय प्रबंधन के 3 प्रमुख घटक होते हैं, बच्चे, शिक्षक और समुदाय। तो मानवीय प्रबंधन वह प्रयास है जिसके अंतर्गत सभी घटक मिलकर एक संस्था के हित में कार्य करते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 है, मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य बताइए। तो मानवीय प्रबंधन का प्रमुख उद्देश्य शैक्षिक गुणवत्ता में वृद्धि करना है। इसके अतिरिक्त प्रतियोगिताएं आयोजित करना, जागरूकता रैली तथा नाटक आदि क्रियाकलापों का आयोजन करना भी मानवीय प्रबंधन का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 99 है, मानवीय प्रबंधन में किन किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए? तो मानवीय प्रबंधन के सदस्यों को निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अपना उत्तरदायित्व स्वीकार करना चाहिए, अपनी बात रखनी चाहिए और शिष्टाचार का पालन करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 100 है, प्रभावी शिक्षक के कौन कौन से गुण होते हैं? तो प्रभावी शिक्षक के गुण यहाँ पर देखिए, विषय का संपूर्ण ज्ञान, कार्य के प्रति समर्पण, अध्ययन की प्रवृत्ति एवं जिज्ञासु, छात्रों के प्रति प्रेम, स्नेह एवं सहानुभूति, शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण में कुशल। क्वेश्चन नंबर 101 है, पीटीए और एमटीए का पूरा नाम क्या है? तो पीटीए भी मैंने आपको बताया है, पेरेंट टीचर एसोसिएशन अभिभावक शिक्षक संघ, और एमटीए मदर टीचर एसोसिएशन मातृ शिक्षक संघ।
क्वेश्चन नंबर 102 है बीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो ब्लॉक संसाधन केंद्र या ब्लॉक रिसोर्स सेंटर। क्वेश्चन नंबर 103 है डैट का पूरा नाम क्या है? तो डैट का पूरा नाम क्या है? जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 104 है एनपीआरसी का पूरा नाम क्या है? तो एनपीआरसी का पूरा नाम न्याय पंचायत संसाधन केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 105 है उच्च अध्ययन शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? इलाहाबाद, यानी कि अब इसको हम क्या लिखेंगे? प्रयागराज। क्वेश्चन नंबर 106 है एससीईआरटी का पूरा नाम बताइए। तो एससीईआरटी का पूरा नाम आपको पता है राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और इसकी स्थापना 1981 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 107 है एनसीईआरटी का पूरा नाम क्या? तो राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, और इसकी स्थापना 1961 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 108 है राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1981 में, ऑलरेडी मैंने आपको बताया। फिर यहाँ पे पूछ रहा है एनसीईआरटी का गठन किस वर्ष हुआ? तो 1961 में हुआ। क्वेश्चन नंबर 110 है एससीईआरटी कहाँ स्थित है? तो एससीईआरटी लखनऊ में है। क्वेश्चन नंबर 111 है एनसीटीई का पूरा नाम क्या है? तो राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद। क्वेश्चन नंबर 112 है सीमैट का पूरा नाम क्या है? तो सीमैट राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान। क्वेश्चन नंबर 113 है सीमैट का गठन कब हुआ था? तो 1995 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 114 है राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान कहाँ स्थित है? तो कहाँ स्थित है? इलाहाबाद, यानी कि प्रयागराज में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 115 है एनपीआरसी के प्रमुख को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? संकुल प्रभारी कहते हैं। 116 है ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष कौन होता है? ग्राम शिक्षा समिति का अध्यक्ष ग्राम प्रधान होता है, और सचिव कौन होता है? प्रधानाध्यापक। तो क्वेश्चन नंबर 117 में सचिव पूछा है, ग्राम शिक्षा समिति का सचिव कौन होता है? तो प्रधानाध्यापक होता है। क्वेश्चन नंबर 118 है राज्य शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो कहाँ है? इलाहाबाद में। इसको हम क्या लिखेंगे? प्रयागराज लिखेंगे, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 119 है शैक्षिक प्रशासन से आप क्या समझते हैं? तो उपलब्ध संसाधनों का दक्षता पूर्वक तथा प्रभावपूर्ण तरीके से उपयोग करते हुए लोगों के कार्य में समन्वय करना, ताकि लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित की जा सके। क्वेश्चन नंबर 120 है आपदा प्रबंधन से आपका क्या आशय है, अथवा आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? तो अचानक होने वाली एक विध्वंसकारी घटना जिससे व्यापक जान माल की क्षति होती है, उस आपदा के कारण होने वाली हानि को कम करना और आने वाली आपदा से बचाव में किए जाने वाले प्रबंधन को ही आपदा प्रबंधन कहते हैं। आपको पता है जैसे सुनामी आ गई, भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, तो इस तरीके से इन्हें हम कहते हैं प्राकृतिक आपदाएं, और इनसे निपटने के लिए आपदा प्रबंधन किया जाता है, ताकि किसी प्रकार की कोई भी आपदा आए तो उससे हम आसानी से निकल सके। तो देखिए 2019 में भी पूछा गया, 18 में भी पूछा गया। आप समझ सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 121 है ग्राम शिक्षा समिति का कोई एक कार्य बताइए। तो ग्राम शिक्षा समिति के कार्यों में प्राथमिक विद्यालय की स्थापना, नियंत्रण एवं योजना प्रारूप बनाना, और भवन निर्माण एवं अन्य प्रगति योजनाओं के विषय में जिला पंचायत को परामर्श देना। क्वेश्चन नंबर 122 है अभिलेख से आपका क्या आशय है? तो ऐसा दस्तावेज जो अति महत्वपूर्ण लिखित जानकारी को समेटे हुए हो तथा जिस पर सूचना बहुत अधिक महत्व रखती हो, उसे अभिलेख कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 123 है किन्हीं 4 प्राकृतिक आपदाओं के नाम लिखिए। तो भूकंप, सुनामी, चक्रवात, ओलावृष्टि, बादल फटना, सूखा आदि क्या है? प्राकृतिक आपदाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 124 है मानवीय संसाधनों से आपका क्या आशय है? दोस्तों ये अति लघु उत्तरीय क्वेश्चन है, इसको आप इतना विस्तार से नहीं लिख सकते हैं। तो अति लघु उत्तरीय क्वेश्चंस में आपको मानवीय संसाधनों के अंतर्गत कौन कौन आता है? शिक्षक आते हैं, बच्चे आते हैं, और समुदाय आता है। यही 3 आते हैं। इतना विस्तार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि आपको पता है समय बहुत कम होता है। तो आपको इनके बारे में सिर्फ 2-2 लाइनें लिखना है, एग्जाम में इससे ज्यादा नहीं लिखना है। तो शिक्षक को क्या कहते हैं? हम राष्ट्र निर्माता कहते हैं, आपको अच्छे से पता है। और किसी भी राष्ट्र के सर्वांगीण विकास के लिए शिक्षा व्यवस्था में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका होती है शिक्षक की। इसके अलावा बच्चे, आपको पता है बच्चे क्या है? शिक्षा व्यवस्था के लक्ष्य हैं, इन्हीं के लिए शिक्षक हैं, इन्हीं के लिए समुदाय है। इसके अलावा समुदाय क्या कार्य करता है? समुदाय शिक्षा से जुड़ी एक बड़ी समस्या है। यदि विद्यालय को समुदाय का सहयोग प्राप्त ना हो तो विद्यालय और बच्चों से जुड़ी विभिन्न कठिनाइयों का निवारण नहीं हो पाएगा। तो इसलिए समुदाय भी क्या बहुत जरूरी है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 125 है अच्छे वाचनालय की कोई 2 विशेषताएं लिखिए। तो अच्छा वातावरण और सुयोग्य एवं शिक्षित शिक्षिका एवं शिक्षक। क्वेश्चन नंबर 126 है जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के तहत 33 जिलों में डाइट की स्थापना की गई, ताकि सेवा पूर्व एवं सेवाकालीन प्रशिक्षण से जिला की गुणवत्ता को बढ़ाया जा सके। प्राथमिक शिक्षकों के लिए सेवा पूर्व और प्राथमिक स्कूल के शिक्षक के लिए सेवाकालीन प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु डाइट जिला स्तर पर नोडल संस्था के रूप में कार्य करेगी। क्वेश्चन नंबर 127 है विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना क्यों की जाती है? विद्यालयों में अभिभावक शिक्षक संघ की स्थापना बालक के सर्वांगीण विकास के
को समझाने के लिए की जाती है। क्वेश्चन नंबर 128 है, मनोविज्ञान शाला की स्थापना किस उद्देश्य से की गई है? तो मनोविज्ञान शाला की स्थापना छात्र के मन में उठ रहे सवालों को समझाने के उद्देश्य से की गई है। क्वेश्चन नंबर 129 है, अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य बताइए। तो अभिभावक शिक्षक संघ के उद्देश्यों में अभिभावक को शिक्षा के प्रति जागरूक करना, विद्यालय एवं अभिभावक के बीच की दूरी समाप्त करना और नामांकन एवं ठहराव सुनिश्चित करना। यही क्या है अभिभावक शिक्षक संघ का उद्देश्य। तो इस तरीके से आपका पूरा जितने भी महत्वपूर्ण अतिलक उत्तरीय क्वेश्चन थे मैंने सभी को करवा दिया। दोस्तों आप लोगों के सभी विषयों को मैंने इस तरीके से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सभी के पढ़ाया है, आप सभी को देख सकते हैं। और आपका जो ये पूरा पेपर है सेकंड पेपर, इसको मैंने एक ही वीडियो में पूरा फुल सिलेबस बनाया है। तो अगर आपने अभी तक नहीं देखा तो प्लीज आप उस वीडियो को जरूर देखिए, क्योंकि उससे आपको बहुत लाभ होने वाला है। और दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहिए। यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन पर आप जैसे ही क्लिक करोगे अब तक हमने जितनी भी वीडियोस बनाई हैं आपके 4th सेमेस्टर की सभी विषयों की लिंक यहाँ से मिल जाएगी। सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियोस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी आपको सभी विषयों के महत्वपूर्ण वीडियोस मिल जाएंगे। सभी विषयों को आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़िए। टेलीग्राम से अगर आप जुड़ते हैं तो टेलीग्राम पर आपको सभी विषयों की हम बिल्कुल फ्री पीडीएफ देते हैं। अगर आपको फुल सिलेबस की वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़िए। टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में हम दे देते हैं, वहां से जुड़ करके आप सभी वीडियोस को देख सकते हैं। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। जय हिंद।